हेलो दोस्तों, आप सभी का है स्वागत लर्न इंडिया 97 में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आप सभी का अपना चैनल। यहां हम करते हैं मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और बीपीएससी टीचर बनने का सपना है आप सभी का, तो ये क्लास है बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि सिलेबस में है आधुनिक भारत। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, तो उसी के लिए ये वीडियो है। इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ जिसमें हमने कंप्लीट आधुनिक भारत देखा था, कहाँ से 1885 यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब से लेकर 1947 जब अपना भारत आज़ाद हुआ तब तक। तो आज हम स्पेशल जानने वाले हैं गांधी युग के बारे में। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे बस 4-5 क्वेश्चन, उसके आंसर देने हैं आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, याद रखिएगा ये वाली बात। इस वीडियो के अंत तक आप इसको ज़रूर देखेंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देकर भी जाइएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी युग को। आप सभी जानते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें 3 युग है। सबसे पहले है उदारवादी युग, इसके बाद है उग्रवादी, और फिर आ जाता है गांधीवादी। यानी जब से गांधी जी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं, तब से जो भी घटनाएं होती हैं ना, वो गांधी जी से इर्द गिर्द मिली जुली होती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपको जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये क्लास बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि जो चीज़ें अगर उस वीडियो में छूट गई हो, जो इससे पिछला वाला वीडियो मैंने बनाया था आधुनिक भारत का ही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख चीज़ें हैं उसमें, अगर कोई चीज़ उसमें छूट गई है, कोई डेट छूट गई है, तो इसमें कवर हो जाएगी। आप ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये जानना, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आधुनिक भारत से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी का जन्म देख लीजिए। 2 अक्टूबर को सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम था इनके पुतलीबाई। याद रखेंगे, वैसे इनसे क्वेश्चन जल्दी नहीं आता। विवाह इनका हुआ था 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी के साथ। इसके बाद देखते हैं 1888 में ये कानून की पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका गए और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर ये भारत वापस भी आ गए थे। गांधी जी राजकोट में वकालत कर रहे थे। राजकोट गुजरात में ही स्थान है, आप सभी जानते होंगे। वहाँ एक गुजराती व्यापारी थे, इनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनके मुकदमे की पैरवी के लिए ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, मुकदमे की पैरवी के लिए। कब गए थे? 1893 में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रेल में सफ़र कर रहे थे, आप सब जानते हो। जब वो रेल में यात्रा कर रहे थे, वहाँ रेल के प्रथम डिब्बे में बैठे थे, तो एक स्टेशन पर एक अंग्रेज उन्हें जबरन उस डिब्बे से उतार देता है, क्योंकि आप काले हो, तो आप एक भारतीय हो, आप इसमें नहीं बैठ सकते हो। इससे उन्हें मतलब एक आघात पहुंचा, मतलब उनके दिल को एकदम झकझोर दिया कि ऐसा भी होता है यहाँ भारतीयों के साथ, रंग भेदभाव, इसका पता चलता है उन्हें। जिससे कि गांधी जी रंग भेदभाव, पक्षपात के बारे में सोचने पर विवश हो जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन की घटनाओं से ही इंसान समझता है ना। अब कहते नहीं कि जब तक चोट नहीं लगती तब तक कैसे पता चलेगा कि दर्द कैसा है। तो उनके साथ जब ये हुआ तब उनका ध्यान इधर गया कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है, रंग भेदभाव हो रहा है, भारतीयों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, ऐसा उनका ध्यान इधर गया। फिर है इम्पोर्टेंट कि 1894 में क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कब की थी? 1894 में की थी। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखोगे इस बात को, नटाल इंडियन कांग्रेस, गांधी जी। 1903 इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र निकाला था, ये भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र। 1904 में फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। इसके बाद यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 1906 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका में इनका प्रथम सत्याग्रह, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, परवाना कानून के विरोध में हुआ था। ये नहीं पूछा जाता खैर, लेकिन ये पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में ही होता है ये। 1906 में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। 1908 में साउथ अफ्रीका में ही प्रथम बार गांधी जी जेल गए थे, 1908 में। फिर 1909 में
1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, इंग्लैंड गए थे, फिर वहाँ से ये साउथ अफ्रीका आ रहे थे। तो उसी समय रास्ते में जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, जो ये वाली पुस्तक कई एग्जाम में पूछी जाती है कि ये किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी जी की है। किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में है, याद रखोगे आप। ओके, तो अब आ जाते हैं गांधी जी भारत में, और यहाँ से चीज़ें हो जाती हैं और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, भले आप देख ना रहे हों, लेकिन आप इसको चला के एक दो बार सुन लेंगे तो शायद आपके एग्ज़ाम में 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। तो 9 जनवरी 1915 गांधी इज बैक। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आ गए, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी जानते हो। भारतीय जनता और भारत की राजनीति स्थिति को समझने का प्रयास किया इन्होंने आते ही। इसी क्रम में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, उनसे प्रभावित थे ये। तो राजनीतिक गुरु कौन है इनके? गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में आकर गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की। 2 वर्ष बाद आश्रम प्लेग की चपेट में आ जाता है, तो पुनः उन्होंने आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया। ये इसलिए इसको कहानी की तरह एक बार आप सुन लेंगे ताकि चीज़ें ऐसे याद हो जाएं। मान लीजिए कभी उन्होंने पूछ लिया कि हाँ, भारत में आकर उन्होंने सबसे पहला आश्रम कहाँ पर खोला था, तो अहमदाबाद में ही है, पर वो कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। पर वो नष्ट हो जाता है क्योंकि उस समय प्लेग जब महामारी चलती है ना। इसके बाद है, जब गांधी जी भारत आते हैं तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। परिस्थितियों को समझते हुए गांधी जी चाहते थे कि भारतीय इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर हम उनका साथ देंगे तो शायद वो हमारी बात समझे। गांधी जी सोचते थे कि भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे तो भारतीय जनता के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार को नरम रखा जा सकता है और मांगों को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया, जिससे उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता था। उस समय उनको संबोधित किया जाता था कि वो भर्ती करने वाला सार्जेंट है। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें 1915 में ही केसरी हिंद की उपाधि दी थी। केसरी हिंद की उपाधि, जिसका त्याग किया था उन्होंने बाद में। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह या फिर आंदोलन, कहें बात एक ही है। 1917 में बिहार के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी बिहार गए और वहाँ नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली से परेशान किसानों को न्याय दिलाया। चंपारण जो स्थान है बिहार में, चंपारण में करों को 25% कम किया गया और 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो नील की खेती के लिए की जा रही थी वहाँ। तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के साथ ही गांधी जी एक बड़े नेता बनने के सारे द्वार उनके खुल गए। तभी वो उनको लोग ज़्यादा जानने लगे। वैसे जब वो साउथ अफ्रीका में उनके जो सत्याग्रह थे, उनके जो काम थे, उससे लोग प्रभावित थे, लेकिन ये सफलता के बाद वो खुलकर नेता बन गए, एकदम बड़े नेता, उनको सब समझने लगे। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रवींद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, तब वो महात्मा गांधी कहलाने लगे। इसके बाद है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कपड़ा मिल मजदूर बोनस को लेकर विवाद कर रहे थे। प्लेग बीमारी के समय जो बोनस उनको मिलता था, बीमारी खत्म हो जाने के बाद मिल के मालिक बोनस नहीं देना चाहते थे और मजदूर इसका विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा। इसके बाद गांधी जी ने कहा कि महंगाई बढ़ने के कारण मजदूरों को 35% बोनस मिलना ही चाहिए। विवाद न्यायाधिकरण के पास पहुंचा और उन्होंने फैसला सुनाया कि 35% बोनस मजदूरों को मिलना चाहिए, यानी यह आंदोलन भी सफल रहा। तो इससे क्या होता है, इससे जो उनकी पहचान है, जो लोग उनकी एक पहचान बन गई, लोग उनको नेता समझने लगे, बड़ा नेता समझने लगे। वरना अगर जैसे मान लीजिए अभी देश प्रेम की भावना तो सबके अंदर है, लेकिन अगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा तो कैसे लोग जानेंगे, आपकी बात कैसे सुनोगे। जब आप थोड़ा ऊंचाई पे पहुंचोगे ना, तब लोग ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं। ऐसे तो आप कुछ भी बोलो, फर्क थोड़ी पड़ता है किसी को। 1918 का होता है खेड़ा आंदोलन, ये भी होता है गुजरात में ही। फसल नष्ट होने के बाद भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, कर वसूली कर रहे थे। तो गांधी जी ने कर माफी का
निष्कर्ष निकाला और करवा भी देते हैं, इसमें भी वो सफल हो जाते हैं। फिर आता है रोल एक्ट एक्ट। ये सब मैं उस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप जानते भी हो इसको। रोल एक्ट एक्ट जिसको हम काला कानून भी कहते हैं, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, काला कानून कहते हैं। गांधी जी मतलब सोच रहे थे कि जो अंग्रेज हमारा साथ देंगे, इसलिए वो विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती करवाने का प्रोत्साहन दे रहे थे, पर उल्टा हो जाता है यहाँ पर ना। उल्टा तो वो 1918 में युद्ध समाप्त होने के साथ ही 1919 में रोल एक्ट आ जाता है, जिसमें भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी। उसमें तो ऐसा रहता ना कि आपको संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सिर्फ संदेह हुआ और फिर गिरफ्तार हो जाओगे। इसके बाद जैसे ही रोल एक्ट आता है कि इसके बाद ही वहाँ पंजाब के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी बातें आप जानते हो। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। पंजाब प्रांत के इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको याद रखेंगे। जैसे कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब प्रांत का जो गवर्नर था वो माइकल ओडायर था। ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इसके बाद है जलियांवाला बाग। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो कि 1916 से 1921 तक था। इस नरसंहार की जांच के लिए एक हंटर आयोग बना, जी.एस. हंटर की अध्यक्षता वाला आयोग, जिसने जनरल डायर को क्या किया था? निर्दोष साबित कर दिया था। इतना महान ये आयोग था। इसके बाद है जनरल डायर को ऊधम सिंह ने मारा था, ये तो हम सबको पता है, पर कब मारा था? 1940 में लंदन में जाकर गोली मारी थी। सैल्यूट है भाई को। इसके बाद जो सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट डेट है उनको देख लेते हैं। 1919 से लेकर 1922 आप जानते हो खिलाफत आंदोलन चला। वो खलीफा के पद को लेकर जिसको ख़त्म करना चाहते थे अंग्रेज, तो 2 बंधुओं ने इसको शुरू किया, अली बंधु जिनको हम कहते हैं, और बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो घटना होती है गोरखपुर थाने में, भीड़ ने आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं उस आग में। इसलिए इस असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो अहिंसावादी थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाती है। 1923 में स्वराज पार्टी, हमेशा पूछी जाने वाली पार्टी है ये। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसको हम CR दास के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने गांधी जी के विचारों से ये सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की। 1924 का बेलगाम अधिवेशन होता है। 1927 में सर साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की गठन की गई लंदन में इसका गठन होता है 1927 में। और 1928 में भारत के संवैधानिक जांच के लिए 7 सदस्यीय वाला कमीशन, साइमन कमीशन, भारत आ जाता है। लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसी गो बैक के नारे लगाने के चक्कर में ही वो नारा दे रहे थे लाला लाजपत राय, और उनके सर पे लाठी से प्रहार होता है और बाद में कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ये आप जानते हो। ये सारी घटनाएं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, सिर्फ रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में फिर गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन वहाँ पर उनकी बातों को सुना नहीं गया, माना नहीं गया, इसलिए वो वापस आकर फिर से असहयोग जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है फिर से चला देते हैं। पूना पैक्ट होता है गांधी अम्बेडकर जी के बीच में, कहाँ होता है? यरवदा जेल, पुणे में। इसके बाद है 1939 में दूसरे युद्ध, जो विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में उसकी शुरुआत हो जाती है। तो अंग्रेज चाहते हैं कि पहले की ही तरह भारतीय इस युद्ध में भी अंग्रेजों का साथ दे, लेकिन भारतीयों को ने तो पूरी तरह मना कर दिया। वो समझ चुके थे और गांधी जी भी समझ चुके थे कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे। इसी क्रम में क्रिप्स मिशन आता है भारत, लेकिन गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है, ये हमारे किसी काम का नहीं है।
ओके। और फिर आ जाता है लास्ट में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया, जिससे गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डाला जा सके जल्द से जल्द पकड़ के, ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब भारत की आम जनता भी रुकने वाली नहीं है। भारत जो गांधी जी हैं, इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया। अच्छा, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, आप प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिएगा। वो लास्ट के क्वेश्चन, उनके आंसर आप ही देने वाले हो, ठीक है? मैं नहीं दूंगी, सिर्फ क्वेश्चन है आपके लिए। 4-5 क्वेश्चन होंगे, आए हुए क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम में या जो भी अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं गांधी युग से, वो क्वेश्चन है, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो कहाँ रखा गया था? गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था गांधी जी को। इसके बाद है, गांधी जी के कैद होने के बाद भी यह लड़ाई जारी रही और सभी नेताओं और भारतीय जनता ने इस अंतिम संग्राम में जी जान लगा दी, और यही इस संग्राम की ताकत बना। ओके। और फिर 22 मार्च 1947 भारत का अंतिम और 34वां गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत आया। 2 माह की वार्ता के बाद उसने निर्णय लिया कि भारत का जो विभाजन है वो है अनिवार्य। माउंटबेटन की योजना के अनुसार ही भारत पाकिस्तान अलग अलग देश हो गए, और 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत महान भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है गांधी जी से जुड़ी हुई, वो है 30 जनवरी 1948। इससे भी क्वेश्चन आता है। बिरला हाउस शाम को प्रार्थना के समय नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो याद रखेंगे 30 जनवरी 1948। ये वो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर देने हैं आपको। पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, आपको बताना है राजनीतिक गुरु कौन है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों निलंबित किया था? एसएससी का क्वेश्चन है ये। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है। और लास्ट में ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि आपको कुछ तो समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है? मैं मिलती हूँ नई वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।